सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की अभ्यास श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। कथन ए दे रखा है, जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। कारण आर, गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेना अंतर्निहित था। व्याख्या दे रखी है आंसर में कि ए गलत है किंतु आर सही है। ए गलत है किंतु आर सही है। कहने का अर्थ हुआ व्याख्या में, महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन असत्य है, जबकि कारण आर सत्य है। गांधी इरविन समझौते में इसके अतिरिक्त सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगन, कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार नहीं किया जाएगा, कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार नहीं किया जाएगा आदि प्रावधान हस्ताक्षरित किए गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ होकर 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हो गए। इस प्रकार इस सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने भाग लिया। इस सम्मेलन में सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट ने भाग लिया। इस सम्मेलन में महिलाओं का नेतृत्व एनी बेसेंट ने किया। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण असफल रहा। गांधी जी एस राजपुताना नामक जहाज से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। क्रांतिकारियों और उनके स्थान से संबंध। नाना साहब कानपुर से संबंधित थे। नवाब हामिद अली खान दिल्ली, मनीराम दीवान असम, मौलवी अहमद उल्लाह का लखनऊ। नाना साहब कानपुर, नवाब हामिद अली खान दिल्ली, मौलवी महमूद उल्लाह लखनऊ, मनीराम दीवान असम। मौलवी अहमद उल्लाह खां उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे, जिन्होंने लखनऊ एवं फैजाबाद दोनों स्थानों पर क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। ब्रिटिश सरकार ने इनको पकड़ने के लिए 50,000 रुपये देने की घोषणा की थी। जगन्नाथ सिंह ने विश्वासघात करके उन्हें मार डाला था। मौलवी अहमद उल्लाह खां ने 1857 के विद्रोह का लाइट हाउस कहा जाता है। मौलवी अहमद उल्लाह शाह को 1857 के विद्रोह का लाइट हाउस कहा जाता है। मौलवी अहमद उल्लाह शाह। क्वेश्चन नंबर 19, 1853 में जन्मे पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और संपत्ति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। ये किसके बारे में बात कही जा रही है ये बताना है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, बी.एम. मालाबारी। बी.एम. मालाबारी एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र का संपादन किया। वे सम्मति आयु अधिनियम 1891 के प्रबल पक्षधर थे। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष की गई थी। बाल गंगाधर ने इस अधिनियम का विरोध किया था। मेहराम जी मालाबारी, बी.एम. मालाबारी का जन्म 18 मई 1853 को बड़ोदरा, गुजरात में हुआ था। इंडियन स्पेक्टेटर का विलय वॉइस ऑफ इंडिया में कर दिया गया। इसका संपादन वर्ष 1883 में मालाबारी ने दादाभाई नौरोजी और विलियम वेडरबर्न के साथ मिलकर संपादन किया। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष कौन था? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, विट्ठल भाई पटेल। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल। उल्लेखनीय है कि विट्ठल भाई पटेल ने 1919 के रॉलेट सत्याग्रह, 1920 के
असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। 1919 में उन्हें कांग्रेस की ओर से इंग्लैंड में संयुक्त सुधार समिति के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु इंग्लैंड भेजा गया था। विट्ठल भाई पटेल ने वर्ष 1923 में CR दास एवं मोतीलाल नेहरू के सहयोग से स्वराज पार्टी की स्थापना की। वर्ष 1923 में इनका चुनाव केंद्रीय विधानसभा में सदस्य के रूप में चुना गया। तत्पश्चात 1925 में इस सभा का अध्यक्ष चुना गया था। उन्होंने 1930 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया, अध्यक्षता के पद से इस्तीफा दिया। 22 अक्टूबर 1933 को जिनेवा में निधन हो गया। अंतिम संस्कार 10 नवंबर 1933 बॉम्बे में हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, इसमें कालानुक्रम अनुसार लगाना है, तो काल वर्ष देख लीजिए बस। बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843, इंडियन लीग 1875। ये देखिए यहाँ, बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843, इंडियन लीग 1875। क्वेश्चन नंबर 22 सुमेलित नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, राधा कमल मुखर्जी। अवध इन रिवोल्ट 1857 से 1858, बाकी सारे सही हैं। वीडी सावरकर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट, RC मजूमदार, द सोपॉय म्यूटिनी एंड रिवोल्ट 1857, SB चौधरी, द इंडियन म्यूटिनी 1857 से 1859, अवध इन रिवोल्ट 1857-1858 पुस्तक के लेखक रुद्रांश मुखर्जी थे, ना कि राधा कमल मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है, ब्रिटिश भारत के निम्न प्रांतों पर विचार करें, उन प्रांतों को पहचानें जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। तो आंसर होगा ऑप्शन, इसमें विकल्प में बंगाल और पंजाब में नहीं बना था, मध्य प्रांत और उड़ीसा में बना था। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार संपन्न चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 6 प्रांतों मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार, संयुक्त प्रांत में बहुमत से मंत्रिमंडल का गठन किया, जबकि पश्चिमोत्तर प्रांत असम में कांग्रेस के अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल का गठन किया। केवल बंगाल, पंजाब व सिंध में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। पंजाब में मुस्लिम लीग व यूनियनिस्ट पार्टी, जबकि बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी व मुस्लिम लीग की संयुक्त सरकार बनी। क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है, भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो आंसर होगा मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है, अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी में JE स्पेंसर व WL टॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है? तो आंसर होगा 11 में, 11 सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया है। क्वेश्चन नंबर 26, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों एवं पेड़ों से आच्छादित है? तो आंसर होगा 24.16। क्वेश्चन नंबर 27 सुमेलित नहीं है, तो धान की प्रजाति है गोविंद, सही है। अरहर की प्रजाति है पारस, सही है। मटर की प्रजाति है पारस, सही है। गेहूं शुष्क सम्राट, ये गलत है। शुष्क सम्राट धान की ही प्रजाति है। गेहूं की अन्य प्रजातियां बहुत सारी हैं, ये दे रखी हैं यहाँ पे। पूर्वा है, ऊर्जा है, कौशाम्बी है, पूषा विशेष है, पूषा तृप्ति है, पूषा गोल्ड है। क्वेश्चन नंबर 28, मार मृदा पाई जाती है? तो आंसर होगा झांसी में। मार मृदा पाई जाती है झांसी में। मार मृदा बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी, ललितपुर, बांदा आदि जिलों में पाई जाती है। उल्लेखनीय है कि काली मिट्टी के 2 प्रकार हैं, कांवड़ मृदा और मार मृदा। मार मृदा गेहूं व कपास के लिए उपयुक्त होती है।
काली मिट्टी के दो प्रकार होते हैं, एक कांवड़ मृदा होती है, दूसरी मार मृदा होती है, जो मार मृदा गेहूँ और कपास के लिए अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में फसलों की बुवाई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है 14 हेक्टेयर। 14 हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है, किस कण का व्यास 0.002 mm से कम होता है? तो मृतिका। क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है, भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। कारण आर, वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। दोनों ही सही हैं और सही व्याख्या करते हैं। आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्न में से कौन सा वन संवर्ग नहीं है? आंसर होगा राष्ट्रीय उद्यान। वन में राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन, ग्राम वन, राष्ट्रीय उद्यान नहीं। 1952 में राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वनों को 4 रूपों में वर्गीकृत किया गया है: राष्ट्रीय संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन, वृक्ष भूमि। इस प्रकार राष्ट्रीय उद्यान वन का संवर्ग नहीं है। टोबैगो में स्थित वर्ष 1776 में स्थापित टोबैगो मुख्य पहाड़ी वन संरक्षित क्षेत्र विश्व का सबसे पहला और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2014 को निम्न राज्यों में प्रमाणित कोयला भंडार की दृष्टि से अवरोही क्रम। सीधे आंसर में देखिए ऑप्शन डी दे रखा है, सबसे ज़्यादा कोयला झारखंड, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश। ये कितना है ये दे रखा है, झारखंड में, और फिर उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक झारखंड में, दूसरे पे उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 34 है, कथन ए, प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित है तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। कारण आर, किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर होता है। दोनों सही हैं किंतु व्याख्या नहीं करता है। प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर होता है। इस प्रकार प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सत्य हैं, किंतु कथन कारण की सही व्याख्या नहीं प्रस्तुत करता। क्वेश्चन नंबर 35 है, ऊर्जा उत्पादन निम्न साधनों पर विचार कीजिए। अवरोही क्रम में लगाना है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, जल, अवरोही यानी बढ़ते हुए, फिर प्राकृतिक गैस, फिर नाभिकीय ऊर्जा, फिर डीजल। ये देखिए दे रखा है, अवरोही बताना था, सॉरी वहाँ गलत बोल दिया। ये एक मिनट रिपीट करते हैं। ऊर्जा उत्पादन के निम्न साधनों पर विचार करना है: जल, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय और डीजल। इन्हें भारत में ऊर्जा उत्पादन के कुल प्रतिस्थापित क्षमता के उनके प्रतिशतांश 2016 के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। व्याख्या में देखिए, भारत ऊर्जा उत्पादन की कुल प्रतिस्थापित क्षमता में उनके प्रतिशतांश यानी परसेंटेज में 2019 के अनुसार अवरोही क्रम इस प्रकार है। घटते हुए क्रम में पहले पे है जल विद्युत 12.4, दूसरे पे है गैस 6.9, नाभिकीय 1.9, डीजल 0.1%। क्वेश्चन नंबर 36 है, जैविक संसाधन नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, शुद्ध जल। शुद्ध जल जैविक संसाधन नहीं है, बाकी सारे कोयला, पेट्रोलियम, मछली। ये व्याख्या दे रखी है, पेट्रोलियम, कोयला, मछली जैविक संसाधन कहे जाते हैं क्योंकि ये किसी जीव या जैविक पदार्थ से प्राप्त किए जाते हैं, जबकि शुद्ध जल जैविक संसाधन नहीं होता है। जैविक संसाधन जीवमंडल किसी जीव या जैविक
पदार्थ से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे वन तथा पशु एवं उनसे प्राप्त होने वाले पदार्थ जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम इसी वर्ग में शामिल किए जाते हैं, क्योंकि ये विघटित जैविक पदार्थ से बनते हैं। शुद्ध जल जैविक संसाधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 है, स्ट्रेट लाइट होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत। व्याख्या में दे रखा है, स्ट्रेट लाइट मूलतः अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत होता है, जो संचार सिग्नलों को प्रसारित करने हेतु एक स्थायी प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। ओके, थैंक यू।